समस्या जब अपनी होती है ना तब समझ में आता है, दूसरे की होती है तब समझ में नहीं आता है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने म्यांमार के मामले को लेकर भारत को कहा है, भारत रुको, अभी आगे मत बढ़ना। आखिर भारत को क्यों रोक रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार इराक क्यों मजबूर हो गया है JF-17 को खरीदने के लिए? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के JF-17 को एक नया खरीदार मिल गया है और पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि इराकी वायुसेना ने 12 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाकू जेट खरीदने के लिए पाकिस्तान के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है और एक बार सौदा पूरा हो जाने पर इराक JF-17 का चौथा या 5वां खरीदार होगा। अब यहाँ पर पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 12 MFI-17 सुपर मुस्काक ट्रेनर विमान की आपूर्ति करके करोड़ों डॉलर का सौदा हासिल किया। ठीक इसके बाद JF-17 का सौदा हासिल किया। पाकिस्तानी मीडिया बहुत खुश है और कह रही है कि देखो जी, हमने तो MFI मुसाक ट्रेनर और उसके बाद JF-17 लड़ाकू विमानों की 12 यूनिट की आपूर्ति के लिए इराक के साथ अब 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है। कहा गया कि ये तो बहुत ऐतिहासिक समझौता है और इस समझौते पर पाकिस्तान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर और इराकी रक्षा मंत्रालय में उनके समकक्ष के बीच बातचीत के दौरान हस्ताक्षर भी किए गए हैं। इराकी पक्ष की तरफ से रक्षा लेफ्टिनेंट जनरल अहमद दाऊद और इराक की रक्षा मंत्रालय इसमें शामिल रही है और कहा गया कि इराकी वायुसेना को 2023 में मुसाक विमान की पहली किस्त प्राप्त हो चुकी है। मुसाक के बाद अब खरीदने जा रहा है JF-17। आखिरकार ये सब कुछ हुआ कैसे, तो आपको बता दें, ये सब कुछ होने के पीछे पहला और आखिरी कारण है चाइना। यहाँ तक कि JF-17 को देखकर म्यांमार परेशान है, नाइजीरिया परेशान है। इन देशों ने अपना अपना रास्ता बदल लिया है, पर यहाँ पर चाइना के दबाव में आकर इराक इस विमान को खरीद रहा है, ऐसा माना जा रहा है। अब तक JF-17 ज़्यादातर कबाड़ ही रहा है, एक एग्जाम्पल नहीं कई सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये इराक के लिए भी रहने वाला है, पर कई बार क्या होता है, बहुत सारे ऐसे सौदे हो जाते हैं जो सौदे ना चाहते हुए भी पॉलिटिकल रीजन से करना पड़ता है। कुछ सौदे ऐसे भी होते हैं जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। फिलहाल के लिए इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक बहुत बढ़िया खबर है कि पाकिस्तान को ये हथियारों के बदले में करोड़ों डॉलर मिलने वाले हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर देख रहे हैं एक मैप। ये है म्यांमार और म्यांमार से लगती हुई भारतीय सीमा। म्यांमार के सेना और म्यांमार के रिबल्स ग्रुप में बहुत तगड़ी वाली फाइट चल रही है। स्थिति ऐसी हो गई है कि बॉर्डर के इलाकों में कुछ जगहों पर सेना भारी पड़ रही है तो अधिकांश जगहों पर भारी पड़ रहा है रिबल ग्रुप। ये देश किस तरीके से अस्थिर हो चुका है, इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगाइए कि ये जितने इलाके आप देख रहे हैं, इन सारे इलाकों में इस वक्त टेंशन विराजमान है। इन्होंने तो एक ग्राफ बनाकर भी दिखाया है कि देखो टेंशन और लड़ाइयाँ दोनों के बीच में किस तरीके से बढ़ी हैं। थोड़े समय के लिए शांति हुई है तो एक बार फिर से ये आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तब से ज़्यादा टेंशन शुरू हुआ जब इन्होंने एक खास ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन 1027, और इस ऑपरेशन के चलाने के साथ साथ यहाँ पर हिंसा भी बढ़ती चली गई, विद्रोह भी बढ़ता चला गया। ये वो इलाके हैं जहाँ पर युद्ध हो रहा है। आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर से उन इलाकों को दिखाया गया है कि जहाँ पर युद्ध अभी भी चल रहा है रिबेल्स ग्रुप और सेना के बीच में। अब ज़्यादातर इलाके तो वैसे हैं जहाँ पर चल ही रहा है, समस्याएं और ये जो दोनों के बीच में राइट्स हैं ये बढ़ रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां कब्जा भी हो चुका है। अगर देखेंगे आप मैप को बड़ा करके तो लगभग छिटपुट हर इलाके की स्थिति ऐसी ही है। अब हो क्या रहा है, इस समस्या का असर इनके पड़ोसियों के ऊपर भी पड़ रहा है। यहाँ से भाग कर लोग
चाइना की तरफ जा रहे हैं, थाईलैंड की तरफ जा रहे हैं, भारत की तरफ आ रहे हैं। अब चाइना का नियम तो सभी को पता है, चाइना इतनी आसानी से किसी को आने देने वाला है नहीं, और चाइना की सेना भी इतनी आसान नहीं है कि किसी की भी एंट्री आसानी से हो जाए। यहाँ पर चाइना की सेना ने ड्रिल भी करना शुरू कर दिया है, तो चाइना के डर से लोग चाइना की तरफ कम भाग रहे हैं। कमोबेश यही हाल थाईलैंड का है, थाईलैंड की तरफ भी कम भाग रहे हैं, पर ज़्यादातर लोग भाग रहे हैं किधर, भारत की तरफ। भारत के राज्यों में ये घुस रहे हैं। इनके साथ फायदा ये भी है कि भारत ने म्यांमार के साथ बाड़ नहीं बनाया, फ्री मूवमेंट रखा। लोग यहाँ से 16 किलोमीटर अंदर तक जा सकते हैं, वहाँ से भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। क्योंकि दोनों तरफ कुछ इस तरीके के लोग, कुछ इस तरीके की जातियाँ रहती हैं जो कि एक दूसरे के रिश्ते में हैं, और जो बंटवारा हुआ है थोड़ा अजीब तरीके से हुआ है, आधी उधर चली गई, आधी इधर चली गई। इसे सोचकर एक फ्री रिजीम रखा गया कि यहाँ पर लोग आ सके, जा सके, मिल सके। पर हाल ही में भारत सरकार ने एक बड़ी घोषणा की, और घोषणा की कि हम यहाँ पर बॉर्डर सीलेंगे। अब बॉर्डर कोई छोटा सा बॉर्डर नहीं है कि तुरंत से सिल दिए, इसको सिलने में वक्त लगेगा, और पूरी तरीके से बाड़बंदी में काफ़ी वक्त लगेगा। प्लस भारत की जैसी स्थिति है, राजनीतिक कारण भी बहुत हो जाते हैं, कुछ लोग विद्रोह में आ जाएंगे, प्रदर्शन होना शुरू हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो ये इतना आसान नहीं है। पर राज्य सरकारों के लिए जो उनसे सटे हुए हैं उनको टेंशन होना शुरू हो चुका है। इन्होंने जत्थे बना कर इन्हें वापस भेजने शुरू कर दिए, क्योंकि ये लोग जो आ रहे हैं, सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा है, स्मगलिंग भी बढ़ती जा रही है, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। और ये सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो रही है। अगर आपका बॉर्डर का इलाका सुरक्षित नहीं है ना, तो फिर कुछ भी सुरक्षित नहीं है, और ये चीज भारत अब जान चुका है। और ऐसे में भारत के जो सीमावर्ती राज्य हैं उनमें से एक मणिपुर है। मणिपुर के आप देख सकते हैं सीएम ने क्या कहा है कि भैया यहाँ से जो लोग हैं उनको जत्था बना कर वापस म्यांमार भेजा जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा, हम यहाँ पर रिफ्यूजियों को रखने वाले नहीं हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं। अब इसी पर ICJ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भारत को कहा है कि देखिए आप ऐसा मत कीजिए, आप लोगों को मत निकालिए, लोगों को रखिए। इन्होंने रिक्वेस्ट किया है भारत से, ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है कि आपको रखना पड़ेगा। और इस रिक्वेस्ट के तहत ICJ ने अपील करते हुए कहा है कि आप भेजना बंद कर दीजिए और आप यहाँ पर लोगों को अभी रखिए, जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो फिर भेजने का प्रोग्राम कीजिएगा। पर ये सभी जानते हैं कि एक बार रिफ्यूजी जहाँ सेटल्ड हो जाते हैं फिर वहाँ के संसाधन, वहाँ की चीज़ों का इस्तेमाल करने लगते हैं। और भारत में ये चीज़ काफ़ी पुराना है, ऐतिहासिक है कि इसी तरीके से भारत में बहुत सारे अच्छे लोग भी आए हैं तो बहुत सारे बुरे लोग भी आए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, ICJ का कहना कितना सही है, कितना नहीं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।